चलिए जी, आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो आप लोग मेरे साथ में मिलके कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन विद an adjacent pi bond then this type of conjugation is called hyperconjugation. मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को इन शॉर्ट बताऊं अगर क्या बला है हाइपर कॉन्जुगेशन तो वो है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का एक नाम है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है बेकर नाथन इफेक्ट तो आप कहना वो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन ही है, कुछ नहीं मोड़ तोड़ के एक ही बात। ठीक है, अभी बताऊंगा कि क्या चीज है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। तो एक है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, एक है बेकर नाथन इफेक्ट। इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी आपको राह चलते पता लगेगी कि क्या भला है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में और डिस्क्रिप्शन देता हूँ फिर डिटेलिंग चालू करेंगे। ये कहाँ पे अप्लाई होंगे, एप्लीकेशन पार्ट इसका कितना है, कहाँ पे है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है कार्बोकटायन में, वो है एल्कीन में, वो है कार्बन फ्री रेडिकल में, और एक बला और है आपकी जिसको आप लोग बोलते हो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, साथ साथ। तो अब आपको बेसिकली ये सारी टर्मिनोलॉजीज मिल गई हैं, ये पूरी एक डेफिनेशन मिल गई है जिसके बारे में आपको जानना है कि ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे ऊपर से इसकी डेफिनेशन से। आई एम गोइंग टू रिपीट व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, हमें नहीं पता कॉन्जुगेशन क्या होता है अभी, ठीक है, are in conjugation with an adjacent pi bond then this type of conjugation is called hyperconjugation। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या चीज है, क्योंकि रेजोनेंस अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो कॉन्जुगेशन कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर इस तरीके से हो। ये है कॉन्जुगेशन का मतलब। कॉन्जुगेशन मींस adjacent pi bonds, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इस तरीके का जब फ्लो आपको दिखे तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन मींस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, डांस नहीं करना है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन इस चीज को कहते हैं। अब दूसरी कहानी, सर ये एल्कीन लग रहा है तो पहले आपने लिखवाया है कि इसका एप्लीकेशन एल्कीन में भी है, तो हमें करके बताओ कि क्या है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और कैसे वो एडजेसेंट पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहेंगे। तो ये लो बेटा जी, ठीक है, पहले मैं बनाता हूं एक एल्कीन, राइट। मैंने बनाया प्रोपीन। व्हाट इज प्रोपीन, दैट इज prop1ene और प्रोपीन, यू नो दैट। अब आपको इसके अंदर क्या लगानी है, कॉन्जुगेशन लगानी है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए आप देखो कि क्या यहाँ पे सिंगल डबल है, इस तरीके से है। हाँ, मुझे ये सिंगल डबल थोड़ा सा दिख गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको जो है वो सिंगल डबल थोड़ा सा दिख रहा है। अब कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलना है। आई रिपीट, डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन को जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है यहाँ पे, उसको हमने अल्फा कार्बन बोलना है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको मुझे अल्फा हाइड्रोजन बोलना है, सही है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाते हैं। इस कार्बन को मैंने ऐसे बनाया, इस पे जो भी हाइड्रोजन लगे थे वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऐसा है कि ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है और इसको आप सभी जानते हो कि हम इसको सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
ये आपका डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे कि ये सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आती है और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर आती है। ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन का चलन आपको दिखे जिसमें CH बॉन्ड केवल CH बॉन्ड का सिग्मा और किसी का सिग्मा नहीं, किसका सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अगर कन्वर्ट हो पाई बॉन्ड में और एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये डबल हेडेड एरो लगाना है आपने। कौन सा एरो लगाना है? डबल हेडेड एरो लगाना है। डबल हेडेड का मतलब है चाहिए बना एक ही बात है, ठीक है। तो आप एरो लगाएंगे पहले, एरो के बाद के चेंज को आप ध्यान से नोट करेंगे कि सर ने पहले एरो कैसे लगाए थे और वो चेंज कैसे किया है, राइट। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? पाई बॉन्ड में H प्लस बन के इसके साथ रहेगा क्योंकि बेचारे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज हो गई है। मैं वापस से इसको सबको ग्रीन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है, राइट। ये बॉन्ड इधर आ गया था और ये इलेक्ट्रॉन्स माइनस की फॉर्म में यहाँ बनेंगे और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। हाइड्रोजन का जीना दुश्वार कर दिया है इस हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर और उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली है और वो H प्लस इसके आसपास ही थोड़ा सा मंडराता रहेगा पर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। क्या आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि इस चीज को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं? मैंने जो लिखा था ऊपर, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि वो हमने किया है? अभी थोड़ी बहुत वजहें और बीच में रहती हैं, वो मैं बताऊंगा, पर क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके, CH बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मतलब सिंगल डबल सिंगल, राइट, ऐसे फॉर्मेट में है तो सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो जाता है और पाई आगे ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको बताया था हमारी केमिस्ट्री के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रहेगा, जितना उनका फ्लो रहेगा, उतनी ज्यादा आप स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ाते जाओगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाते जाओगे। तो इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें केवल थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच रहा था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल यहाँ पे ज्यादा इंप्रूव हुआ है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के उधर है और वो वाले इलेक्ट्रॉन पूरे उठ के वहां है। क्या आपको ये फीलिंग हो रही है? पहले तो ये बताओ, कोई बोलो यार। दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई बोलो, आवाज आ रही है? सर जो बात वाला डबल बॉन्ड है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो को देख के समझो। डाउट्स पूछ लो पहले, यहाँ पे जितने भी हैं, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ ना कुछ सवाल होंगे आपके मन में, पूछो एक एक करके। सर हाँ, सर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? अभी हाइपर नहीं, जैसे कि कॉन्जुगेशन आप सीख रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन सीख रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन पे फोकस करो और जो डेफिनेशन सर में मैं काम दिया गया है अपने दिमाग की क्रिएटिविटी नहीं चलानी है, मतलब, ठीक है। मतलब नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, कि जैसे आपने सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर सिंगल और डबल लिया था, तो हाँ, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हाँ, नहीं आ सकता? सिंगल ट्रिपल सिंगल को भी कॉन्जुगेशन कहेंगे हम लोग, बट हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में ही लगाना है, एल्काइन में नहीं लगाना है, वो एल्काइन हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। और पूछ लो पहले। सर जैसे आपने हाँ बोल बेटा बोल। सर जैसे आपने ऊपर वाला हाइड्रोजन लिया था मतलब बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड, तो हम नीचे वाला हाइड्रोजन भी ले सकते नीचे थे? वाला भी ले ले भाई, बिल्कुल। चलो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको ऐसा भी मिल सकता है, देखो, राइट, कि जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, H पे प्लस आ जाए, डबल बॉन्ड CH आ जाए, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस आ जाए, ठीक है। फिर आपको ये भी मिल सकता है कि यहाँ पे H प्लस आ जाए, ये कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, डबल बॉन्ड CH आ जाए, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस आ जाए। तो टोटल आपको कितने स्ट्रक्चर्स मिल गए हैं? टोटल आपको 4 स्ट्रक्चर्स मिल गए हैं, 1 2 3 4 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। और बताओ, और बताओ, पूछ लो पहले जो भी दुविधा है, ठीक है। देखो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज लेंगे वही अल्फा होगा?
वही अल्फा होगा, यस, उसी कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा होगा। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में जो कार्बन पड़ा होगा उसी को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन अक्सर हम वहीं चेक कर रहे होंगे जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है। और बताओ, चलो मैं बताता हूँ अब एक और कहानी, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कहानी, ठीक है, आप सुनना और बताना। देखो देखो, सबसे पहले एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जाते हैं जिसको जरूरत होती है, राइट और रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, भाई किसी का या तो खाली पी ऑर्बिटल पड़ा हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाए, भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, अगर तूने नया अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो किसी खाली पी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, बोलो यार, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। तो आप ध्यान से देखना, Yes, sir. अगर अगर उसका एक साइड से बॉन्ड बन रहा होता है तो दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ऊपर माइनस बन रहा है, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या बन रहा है बेटा जी, माइनस बन रहा है, तो उसको एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि अगर एक नया बॉन्ड बना रहे हो तो एक पुराना बॉन्ड आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कराना पड़ेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रेवल करवाने के लिए, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे उतना ज्यादा मैं कहूंगा कि मेरे स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी है। तो आप एक बात बताओ कि मैं अगर आपको दो एल्कीन बना दूं, मैं क्या बना दूं आप लोगों को, दो एल्कीन। देखो जैसे एक ये एल्कीन बनाया, आपको हर जगह हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना बना के नहीं दिखाने हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो रही है, ये एक एल्कीन बनाया मैंने आप लोगों के लिए, और एक ये मैंने दूसरा एल्कीन बनाया। क्वेश्चंस में अभी थोड़ी देर के अंदर करवा दूंगा, बट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहेगा मेरा स्टेबिलिटी के ऊपर, राइट। तो स्टेबिलिटी के ऊपर आपको अभी एक ही बात पता है, वो भी हिंदी में पता है कि अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, उतनी ज्यादा आपके स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा सर ने बताया था और हमको अभी याद हो गई है ये वाली बात। अब मैं आपसे पूछूं कि हमको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्या ए वाला एल्कीन स्टेबल है या बी वाला एल्कीन स्टेबल है, ठीक है। तो आप ये कहो सर, एक काम करो, आपने ये तो बताया है कि एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन काम करती है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड होता है CH का, वो कन्वर्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रेवल होती है, जो कि आपने ये दोनों बनाया इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि सर एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उसके पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं सर, अल्फा कार्बन कहते हैं। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है सर उसके पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक है ना। अल्फा पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे सर देखो कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब आपने जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से 3 नए स्ट्रक्चर बनाए थे, और हर बार एक नया सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके पाई बनाने की कोशिश करी थी, वैसे ही यहाँ पे 6 दफा काम हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे 6 दफा काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलिए सभी लोग। यस सर। वैसे ही सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन, बिल्कुल पड़ोस वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन कहलाता है, वरना अल्फा कार्बन पड़ोसी वाला और उसके अगले वाले को अल्फा नहीं कहना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, पड़ोसी वाला ही केवल और केवल अल्फा का काम करेगा, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं एक सी नया स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला है, इस डबल जो कॉर्नर पे डबल बॉन्ड कार्बन है उसके कॉर्नर पे तो कुछ है नहीं, तो वहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, इस पे केवल कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 लगे हैं, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आप मुझे क्या ये बता सकते हो, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको क्या लगता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा कहां पे बनेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतने बार आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रेवल करवाया और उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी आएगी। सर जहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन का चलन आप बेटर फील करोगे, पहले तो ये बता दोगे, करोगे कि नहीं करोगे। यस सर करेंगे। ऑब्वियसली करोगे, ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि सर आपने पीछे 3 अल्फा हाइड्रोजन से ये 3 नए स्ट्रक्चर खड़े कर दिए थे, सही बात है। तो अब अगर आपने 6 अल्फा हाइड्रोजन लिए तो 6 बार आप तो ये चलन कर दोगे, बिल्कुल सही बात है।
यहाँ 3 लिए थे 3 बार, यहाँ 2 लिए थे 2 बार। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा। ये कंसेप्ट किसके लिए है? किसकी मेजरमेंट के लिए, किसकी जजमेंट के लिए? जब भी आपको 4 डिफरेंट एल्कीन दिए जाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, आप केवल एक ही कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना, और ये सदा के लिए अब आपके लिए दिमाग में फिट हो गया है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स more will be the stability. More the number of alpha hydrogens, more will be the stability of alkene. भाई बोलो यार, ये आपका एक मेजर पॉइंट हो गया। इस पे क्वेश्चन फॉर श्योर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बस उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये टॉपिक आप सदा के लिए अपने दिमाग में रखोगे। मैं इसके फर्दर क्वेश्चंस आपको जरूर करवाऊंगा, और वो भी आज की क्लास में। पर इससे पहले कुछ जरूरी बातें जो और रह गई हैं हमारे फ्यू पॉइंट्स के अंदर, वो डिस्कस एक बार कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले आप एक बात सीख चुके हो कि कैसे होती है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसके अंदर आप लोग केवल और केवल क्या सीख चुके हो कि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन किसमें करी है आप लोगों ने? एल्कीन में करी है, ऑलराइट, एल्कीन में करी है, ठीक है। इसके बाद बेकर-नाथन इफेक्ट है। बेकर-नाथन इफेक्ट के अंदर आप लोग देखो ना यार, बेकर-नाथन इफेक्ट, बेकर-नाथन इफेक्ट इसको हम कहते हैं, मैंने आपको बताया केवल नाम है, तो आप बेकर-नाथन इफेक्ट से यही समझना। Why we call it नो बॉन्ड रेजोनेंस? नो बॉन्ड रेजोनेंस क्योंकि देखो रेजोनेंस के अंदर क्या होगा, हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रेवल करवा रहे होंगे जैसे इसके अंदर करा रहे हैं। देयर विल बी सम डिफरेंस जो कि नेक्स्ट आने वाली कुछ क्लासेस में आएगा, और रेजोनेंस हम काफी टाइम तक पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दिया है, राइट। देखो ये रेजोनेंस की तरह ही है, रेजोनेंस भी इसकी तरह ही होगी। नो बॉन्ड आगे क्यों लगाया, बस इस बात पे भी फोकस करना, नो बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड बचा नहीं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नो बॉन्ड रेजोनेंस। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, और आपसे कोई पूछता भी नहीं है कि इसको क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा है। बस आप ये बात ध्यान रखना कि कार्बन हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नो बॉन्ड रेजोनेंस। डोंट थिंक मच अबाउट व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस, ये हमने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, आगे आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। स्टे फोकस्ड ऑन only this topic which is hyper conjugation, right? So reverse hyper conjugation, ये तो सर एप्लीकेशन जब आप दिखाओगे तो ही पता लगेगा व्हाट इज रिवर्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन आपने इस साइड को चलाई है वो आपको थोड़ी सी पीछे की साइड पे चलानी पड़ेगी। एप्लीकेशन पोर्शन पे आते हैं। सर आपने कार्बोकैटायन का जिक्र नहीं किया अभी तक, और फ्री रेडिकल का नहीं किया, जरा करो और बताओ कि कैसे होगा, राइट। तो करते हैं कार्बोकैटायन का डिस्कशन और फिर करेंगे हम लोग उसका डिस्कशन, ठीक है ना। राइट, चलो भाई देखना ध्यान से। अब इसके बाद क्या सीन है अपने पास, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे तो मैं तुमको कार्बोकैटायन पे लगा के दिखाता हूँ एप्लीकेशन इसका। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आप सभी को पता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्जेस कार्बोकैटायन। सबसे पहले सबसे सिंपल कार्बोकैटायन लेते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिया CH3 CH2+। आप मुझे एक बात बताओ, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? सर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। किसी वजह से अगर उसके ऊपर प्लस आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाता है। व्हाई दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि सर 3 बॉन्ड है, आप ही देखो ना, एक पूरा p ऑर्बिटल खाली होगा। क्या इस बात पे सभी लोग एग्री करते हो कि कार्बन के अगर 3 बॉन्ड है तो उसका एक पूरा p ऑर्बिटल खाली होगा? तभी देखो यार sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 नहीं है, तो एक जो p बच गया वो खाली है, कोई बोलो यार। तो इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा है, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है। मतलब ये आपको दिखाना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक पूरा p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेना देना कैसे चलेगा? सर हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन कहती है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये जो वाहियात सा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला, ये जो है वो टूटेगा, जो कि था सिग्मा बॉन्ड, और ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सर ये होगा कैसे, एक बार बताना। देखो कार्बन का p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ये कार्बन के खाली p ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दान करेगा, और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दान करने का मतलब होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, अगर आपको याद है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कुछ पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और उसका प्लस जो है वो हट जाएगा।
प्लस हट जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। सर ये कितनी बार होगा? ऑब्वियसली जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बार आप ये प्रक्रिया को चला सकते हो, उतनी बार आप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो और आपका एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। राइट और रॉन्ग बोलो यार। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? आगे सर। यस सर। आ रही है। एक कहानी तो बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है सर, पर इससे एक छोटी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। वो क्या है? वो ये है कि सर आपने अभी अभी बताया है हमको कि कार्बन के पास खाली पी ऑर्बिटल है और हम समझ गए अगर खाली पी ऑर्बिटल था तो ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड जो था उसके खाली पी ऑर्बिटल में जा पा रहा था। ये वजह बिल्कुल सही सेट हो रही है, हमारे दिमाग को, हमारे मन को संतुष्टि दे रही है कि खाली पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो वो रख सकता है। पर सर यही काम अगर आपने पहले बताया था एल्कीन के अंदर, जो भी बताया था आपने हमको, अरे भाई एल्कीन क्या हमने बाद में लिख दिया, कार्बोकेटाइन पहले लिख दिया? ओ माय गॉड। ठीक है देखो पेज का थोड़ा आगे पीछे हो गया, वो मैनेज कर लेना ठीक है, या ये मैं मैनेज करके पीडीएफ भेजूंगा तुमको। फिलहाल वापस से आता हूँ ठीक है। सर ये जो आपने एल्कीन के अंदर सिस्टम बताया था, एल्कीन के अंदर आप ये देखो कि कार्बन के तो सर ऑलरेडी, सर कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन के साथ था, एक ये पहले से था और 2 उधर के साथ थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बीच वाले कार्बन पे जिसपे पाई बॉन्ड बनना है, जो ये वाला बॉन्ड बनना है ये देखो, और पहले वाले स्ट्रक्चर पे आओ, इधर वाले स्ट्रक्चर पे आओ और ब्लू कलर से ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको देखो, ये कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, और कार्बन 4 ही बना सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया यार, सबको जगह ही नहीं है बेचारे के पास। अरे 2s और 2p है ना, होए होए। अरे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 Yes, sir. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का एक इलेक्ट्रॉन आगे पटक देते हैं हम लोग। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं शेयरिंग के साथ? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिए। इसके बाद कोई डी ऑर्बिटल नहीं है सर, कोई ऑर्बिटल ही नहीं है। फिर कैसे आपने सिग्मा को पाई में ट्रांसफर कर दिया? बताओ बताओ बताओ। आर यू गेटिंग माय कंफ्यूजन? बोलो यार। कि कार्बन के अगर चारों बॉन्ड है Yes. लाइक दैट बिफोर, ठीक है ना, जो आपने पहले बताया कार्बोकेटाइन में भी, ठीक है, कि कार्बन पे प्लस था, पी ऑर्बिटल खाली था, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, समझ भी आ रहा था। यहाँ पे क्या मसला हो रहा है सर? कार्बन पे तो जगह ही नहीं है, फिर वो कैसे जा रहे हैं? एक बात तो ये आपको समझ में आई होगी कि ये बॉन्ड जो है वो आगे चला जा रहा है, ये बॉन्ड आगे पुश हो रहा है, तभी वो कार्बन अच्छे से ये वाला पाई बॉन्ड बना पा रहा है। ये आपको समझ में आ चुकी है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे पहले सोचो, इससे पहले क्या हुआ होगा? ये जाएगा ही क्यों? जब उसके 4 बॉन्ड है ये क्यों जाएगा? और कहाँ जाएगा? पहले पहले तो यार ये चलेगा, उसके बाद ही ये चलेगा, है ना? पहले तो पहले चलेगा, उसके बाद वो चलेगा आगे वाला। पर पहले वाला पहले क्यों चल रहा है? तो आप एक बात बस यहाँ पे रट लो कि ये ना सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन होती है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपने पढ़े हैं, तो जिसके पास जितने बॉन्डिंग होते हैं उसके पास उतने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं। तो कई बार बस एल्कीन के केस में इस तरीके से सोचना है कि आपको सिग्मा से पहले वो पाई स्टार में कूदा, फिर आगे नॉर्मल हो जा रहा है, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे वाला तो आगे धक्का खा गया ना, कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है ना। अब ठीक है, अब थोड़ी फीलिंग सही आ रही, राइट? सो हियर यू कैन से दैट सिग्मा पाई स्टार। अब ये वाली बात हर जगह लिखी हुई नहीं मिलेगी। अगर आपको ऑप्शन में सिग्मा पाई स्टार दिखता है एल्कीन के साथ, सो यू हैव टू टिक सिग्मा पाई स्टार, अदरवाइज यू कैन टिक सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऑप्शन में दोनों चीजें दिख जाए एल्कीन के साथ कि सिग्मा पाई है या सिग्मा पाई स्टार है, सो यू हैव टू चेक, so you have to take sigma pi star, right? But in other cases only sigma pi conjugation is going on, right or wrong? बोलो ना यार, समझ में आ रही है? ये सिग्मा पाई Yes, sir. कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखो मैं एक Yes, एक sir. बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और एक बात बता दूं मैं, दूसरी बात, अगर मैं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेशन का काम कर रहा है? यस, हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है, खाली पड़े पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करवा रहा है। तो इससे क्या आएगा? इससे स्टेबिलिटी आएगी। हियर हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन। तो मैं पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, हियर hyperconjugation effect
here hyper conjugation effect stabilizing the carbocation, right? एक पॉइंट हो गया. Now other point, more the number of alpha hydrogens, more will be the stability of carbocation. Are you getting my point? बोलो यार, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, फील हो रही है क्या ये बात? बोलो. अगर कार्बोकटायन को ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगे होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? इधर देखो, ये कार्बोकटायन कितने डिग्री का, ये बता दो. बताओ कितने डिग्री का कार्बोकटायन है? कार्बोकटायन की डिग्री कैसे सर देखते 3 थे? डिग्री. 3. एग्जैक्टली 3. देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस कार्बन पे प्लस होता है उस कार्बन को जितने कार्बन सराउंड करते हैं उतनी उसकी डिग्री होती है. सो दिस इज 3 डिग्री. ऊपर वाले कार्बन को केवल 2 कार्बन सराउंड कर रहे हैं तो ये 2 डिग्री, और आगे वाले को फिर से केवल एक कार्बन ही सराउंड कर रहा है और पड़ोसी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? 1 डिग्री, ठीक है, राइट. तो अब आपको ना कार्बोकटायन की जब आपने स्टेबिलिटी सीखी थी तो आपने कहा था सर हमने ना ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से किया है, याद है आपको? और सर अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाते थे ना प्लस आई, राइट, तो प्लस आई मतलब ये डोनेट करता था. जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे उतना प्लस आई. कार्बन का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन देने का. कार्बन को किस ग्रुप में पड़ा है? डोनेटिंग ग्रुप में पड़ा है. 3 कार्बन लगे हैं तो 3 कार्बन डोनेट कर रहे हैं. अरे यार बहुतों को तो ये बात बता चुका हूं ना मैं इंडक्टिव इफेक्ट वाली. बोलो यस और नो. यस सर. Yes. So which carbocation is more stable? 3 degree, 2 degree, then 1 degree. According to plus I, right? According to plus I, the order is this. But what about hyperconjugation? क्या यहाँ hyperconjugation होती है? क्या कार्बोकटायन में hyperconjugation है? Yes or no? जल्दी बोलो. नो सर. वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया. ये क्या पढ़ा है तुमने पीछे? अरे कार्बोकटायन में हाइपरकॉन्जुगेशन हो तो रही है, सिग्मा से पाई में कन्वर्ट हो तो रहा सिस्टम. कोई बोलो यार, होती है भाई. हर्ष मेरे भाई क्या हो गया बेटे, समझ में नहीं आ रहा क्या? इधर देखो, टाइम लगता है टॉपिक समझने में. कोई जरूरी नहीं है आज की क्लास में एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है? और घबराने की कोई बात नहीं है. एक बार दोबारा से वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, सब समझ में आएगा, राइट? नहीं तो मैं क्लास में दोबारा भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं. चलो मैं दोबारा से बता रहा हूँ एक बार थोड़ा सा. कार्बोकटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है सर, ऐसा आपने पहली बार में बता दिया था. कार्बोकटायन में होती है, एल्कीन में होती है, कार्बन फ्री रेडिकल में है, होती ही होती है, ठीक है? बता दिया अब आपको, राइट? तो आप कार्बोकटायन की जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जिस भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज है वो किसी तरीके कम हो रहा हो. अगर प्लस चार्ज न्यूट्रल की ओर जाए और माइनस चार्ज न्यूट्रल की ओर जाए तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं? हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं. ये बात मैंने सबको बता रखी है. अब हमको ये देखना होता है कि क्या डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है. सो हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकटायन पे कार्बन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है उसको किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो न्यूट्रल की ओर जा रहा है और वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है. नाउ मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. कार्बोकटायन पे अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखने हैं सर? जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसको जितने कार्बन सराउंड कर रहे हैं उस पे जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा है. यहाँ पे 3 और 3 और 3, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन थे. 9 बार अलग से आप स्ट्रक्चर बना सकते थे, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई करके. दूसरी बार देखें 2 डिग्री वाले में तो पड़ोसी वाला कार्बन अल्फा अल्फा, अल्फा पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर? यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? ओनली 2 alpha hydrogens, not 5, not 5, not 5. I am repeating this, not 5. Only 2 alpha hydrogens is there because पड़ोसी वाला ही alpha carbon होता है, ये alpha नहीं है. तो more the number of alpha hydrogens, more will be the stability. So according to hyperconjugation, also this is stable, also this is stable. According to plus I effect, also this is stable. क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो यार. आगे ठीक है. सर लास्ट वाला नहीं आया. लास्ट वाला क्या बेटा? सर 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला. 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक है. दोबारा से बताते हैं एक बार.
CH3 CH2 CH2 प्लस कार्बोकटायन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल पड़ोस वाले कार्बन के ही तो अल्फा हाइड्रोजन देगी बेटा। इधर देख और इधर देख, इसके हाइड्रोजन बनाते हैं ऐसे और इसके हाइड्रोजन बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब देख, अगर मैंने बोला सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, तो सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करना है तुमने, ठीक है। अब देख, इधर से इधर ही तो भेजेगी, राइट। देख, अब कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड होता, देख ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया, पर इसको देने के लिए पाई नहीं है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये वाला हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड किसी काम का नहीं है, वो देंगे भाई आगे इस कार्बन पे। पाई बॉन्ड भी तो एल्कीन के जैसा ये नहीं है। एल्कीन में क्या था, एल्कीन में क्या था, एल्कीन के अंदर अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड था आगे चल रहा था तो इसके पास पाई था चलाने के लिए, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चल जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे जो कार्बन पे जिसपे प्लस है उसके पड़ोस वाला ही पाई में कन्वर्ट होने लायक है, बस सिर्फ और सिर्फ, राइट। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये भी समझ में आ गई होगी, जिस कार्बन पे प्लस है उसके पड़ोसी वाला कार्बन ही खाली अल्फा कार्बन कहलाता है, उस पे लगे हाइड्रोजन ही पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, और एडजेसेंट कार्बन पे लगे हाइड्रोजन पाई में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो जो कन्वर्ट हो सकते हैं खाली उनको अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार। यस सर। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात अभी के लिए सीखनी थी। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे जैसे कार्बोकटायन के अंदर काम किया। अच्छा, रुको रुको रुको, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबल हो रहा है कार्बोकटायन और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें? प्लस आई वाला, क्योंकि कार्बन जो है वो डोनेशन का काम करता है। फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, from inductive effect and hyper conjugation effect. What is hyper conjugation effect? बेटा जी, अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी प्लस एच माइनस एच कुछ भी नहीं करवाया, तो इसको खाली यही लिख देते हैं। तो फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट above stability order is correct, right? ये आप सब मान चुके हो। Now which is dominating effect? Now which effect is dominating over other? ठीक है, भाई आपको मैंने बताया था डोमिनेटिंग लिखना था, अंग्रेजी बिल्कुल ही वाहियात है, राइट। देखो भाई सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में डोमिनेटिंग कौन सा है। मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा चलेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल की और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चल रहे हैं, मतलब कहाँ मोशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, कहाँ मूवमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, आप बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि सिग्मा पूरा टूट के पाई में कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे तो ऐसा कुछ कन्वर्जन नहीं था, वहां पे तो बस खींचातानी कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन तो दोनों के बीच में ही थे। पर यहाँ पे पूरे के पूरे उठ के जा रहे हैं, पर जा केवल कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ही सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। सो हाइपर conjugation effect is more dominant, right? ये बात आपको एज अ नोट पॉइंट याद रखनी है। अगर आपको सबसे पहले कोई भी आंसर पूछता है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन और 1 डिग्री कार्बोकटायन में आप बताओ सर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, आपने बताया 3 डिग्री होगा पहले, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। आपने कहा ओके सर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। पर आपसे किसी ने पूछा, समझदार व्यक्ति ने,
कि आप बताओ ये स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होगी। तो आप लोग आंसर सबसे पहले, अगर आप समझदार हो, आपको कंसेप्ट आता है, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे, आप पहले इंडक्टिव नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर आपकी सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप हमेशा वो कंसेप्ट पहले लगाओगे जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, उसके बाद दूसरा देखोगे। वरना इन फ्यूचर आपको चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती नजर आएंगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। अगर आपने इस नोट पॉइंट पे नजर नहीं मारा कि एक बात होती है डोमिनेटिंग, जो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है उसके हिसाब से ही काम होता है, ठीक है। आपने आपके घरों पे भी होता होगा ऐसे, है ना, जो ज्यादा डोमिनेटिंग पेरेंट है उससे आप डरते जरूर होगे, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है यहाँ पे भी, बिल्कुल जो ज्यादा डोमिनेटिंग है उसके हिसाब से ही काम करेंगे और उसी का ही हम लोग नाम लेंगे कि भाई इसके हिसाब से हुआ है। अगर दूसरे वाला छोटा बच्चू कॉन्ट्राडिक्ट कर भी रहा होगा तो हम कहेंगे हम उसी के साथ जाएंगे जो ज्यादा डोमिनेटिंग है, आंसर हमारा उसी के अकॉर्डिंग होगा। गलत बात नहीं है कि कार्बोकेटाइन इंडक्टिव से स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल होता है, जरूर होता है, बट आप थोड़े से समझदार हो, आप पहले वही उस व्यक्ति को बताओगे जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। बाद में साइड में कह सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से मिलती है सर और इंडक्टिव से भी मिलती है, वो पूछे फिर ज्यादा किससे मिलती है तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन कह देना है। इस तरीके से स्मार्ट आंसर देने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भाई यस। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ धड़ाधड़ धड़ाधड़, आप लोगों ने केवल अभी देखना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैं 15 मिनट लगातार से क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को और आप लोग सुनने भी वाले हो, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति नोट नहीं करेगा, मैं उसको क्लास के जस्ट बाद में ये पीडीएफ भेज दूंगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं अभी की क्लास के अंदर। और आपको मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, राइट, ताकि आपका काम जल्दी भी हो जाए और ज्यादा भी हो जाए। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सुनेंगे, कृपया भगवान के लिए कॉपी पेस्ट करने की जल्दी ना करें, समय निकाल के अलग से करें। अब आ जाओ इधर, मेरे पास स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा स्टेबिलिटी पे पूछे जाएंगे ऐसे टॉपिक से अक्सर, ठीक है। तो मैंने पूछा, मेरे पास ये दो एल्कीन दे रखे हैं, विच वन इज मोर स्टेबल। तो आपने कुछ नहीं करना, सर ने बताया एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन? More the number of alpha hydrogens, more will be the stability. So let's check out how many alpha hydrogens are in structure A and R and B, which has more will be more stable. So this is double bond carbon and this is double bond carbon. पड़ोसी कार्बन, alpha carbon. There are only two alpha carbon. Alpha carbon पे लगे हुए हाइड्रोजन alpha hydrogen. Now this carbon has three existing bonds. एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये। केवल कितने हाइड्रोजन होंगे बेटू? एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो दो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कोई बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस सर। यस। Yes, आज हम sir. पड़ोसी को देखो, पड़ोसी को दोबारा देखो, जिसको नहीं समझ में आई ना बस सुनते रहना, मैं तो 10 एग्जांपल कराऊंगा, लास्ट में तो आ ही जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, पड़ोसी कार्बन, अल्फा कार्बन। कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं इस कार्बन के, अल्फा कार्बन के? दो, तो दो क्या होंगे बचे हुए? हाइड्रोजन। ऐसे ही ऊपर वाला कार्बन अल्फा, अल्फा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस यस। चलो अगला क्वेश्चन। आप कुछ भी मत लिखना प्लीज यार अभी, है ना, अभी सिर्फ मुझे ही करने दो काम, वरना मैं आपसे पूछूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, राइट। चलो आ जाओ, देखो ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। आपने कहा सर देखो डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, सर अल्फा ढूंढते हैं, आ जाओ आ जाओ। अल्फा कार्बन सर, अल्फा कार्बन सर, अल्फा कार्बन सर, अल्फा कार्बन। सर यहाँ पे ना चार चार अल्फा है, अब जितने हाइड्रोजन काउंटिंग में आएंगे वो सारे अल्फा हाइड्रोजन आप लोग लिख देना, राइट। सर यहाँ पे तो ये CH3 ग्रुप था तो 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी सर 3 थे, यहाँ पे सर 2 थे, यहाँ पे सर 2 थे, 3 और 3 6 और 4 10, सर यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सर डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, पड़ोसी कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। सर अल्फा 3 पे एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे सर 3 बचेंगे, यहाँ पे सर 2 बचेंगे, 3 और 3 सर यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सर और आ जाओ आगे, डबल बॉन्ड कार्बन, पड़ोसी कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा 1, अल्फा 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। सर मोर द अल्फा, मोर द स्टेबिलिटी। एल्कीन की स्टेबिलिटी only go with hyper conjugation concept and you will never be wrong. Are you getting my point guys? बोलो भाई। Yes, sir. यस। आ जाओ आगे देखो,
CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन राइट। ठीक है आ जाओ सर आ जाओ। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करवा दो सर चुपचाप जल्दी करो। ये देखो डबल बॉन्ड कार्बन पड़ोसी कार्बन अल्फा पड़ोसी कार्बन अल्फा। डोंट काउंट दिस हाइड्रोजन, डोंट काउंट दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन। कुछ भी लिखना मत, सिर्फ मुझे देखो। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला अल्फा अल्फा, कितने अल्फा 6 अल्फा। बताओ इसमें कितने अल्फा, हाउ मेनी अल्फा आर देयर इन सेकंड स्ट्रक्चर? Sir, 3. 3 बेटे। डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन पड़ोसी कार्बन अल्फा पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा। सर इससे भी 6। डबल बॉन्ड कार्बन पड़ोसी कार्बन अल्फा, उसका पड़ोसी कोई भी नहीं है, केवल 3। भाई बोलो यार। यस सर। यस, मोर द अल्फा मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये तो पता है 3 वाला स्टेबल नहीं होगा, पर बताओ स्ट्रक्चर ए ज्यादा स्टेबल होगा या स्ट्रक्चर बी ज्यादा स्टेबल होगा? सर ए होगा वाई वाई? सर, क्योंकि वो ट्रांस है सर। क्योंकि वो ट्रांस है। अगर एल्कीन में अल्फा सेम है तो सिस ट्रांस का कंसेप्ट होगा छुपा हुआ सर, और हमने पढ़ा है ट्रांस वाला दूर होता है। स्टेबिलिटी रिपल्शन कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिस में पास पास होते हैं, पास पास होने की वजह से मोटू मोटू ग्रुप पास पास है, अनस्टेबल करेंगे वो सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर तो कभी भी यही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यहाँ पे ट्रांस और सिस का कंसेप्ट कब काम आएगा? जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ जाओ अब आप बताना ए या बी। अब आप थोड़े समझदार हो चुके हो, मैं आपको थोड़ा सा समझदार बना चुका हूं और आपकी समझदारी टेस्ट करने का टाइम आ चुका है अब। ठीक है, विद रीजन बताएंगे, जो भी बताएंगे रीजन के साथ ही बताएंगे, वरना कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, ये दो एल्कीन बने नजर आ रहे हैं, बताओ ए ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल है, एंड व्हाई? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, शाबाश। सर ए। वाई विनय, वाई ए? ठीक है सर। सर ए में सर 4 अल्फा हाइड्रोजन और सर बी में 2 सर बी ज्यादा स्टेबल होगा सर, क्योंकि दोनों में ना उतने क्या कहते हैं, हाँ सेम अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन बी में ना ट्रांसफॉर्म बन रही है। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। देखो भाई, आपको कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन यहाँ पे अल्फा है। इस अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है और इस अल्फा पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है बेटे। अब यहाँ देखो, ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा है, और कोई कार्बन अल्फा नहीं है। इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है। सो फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, बट इसके अंदर 2 ग्रुप सेम साइड है तो ये थोड़ा सिस टाइप हो जाएगा, और इसके अंदर ये 2 ग्रुप दूसरी साइड है तो ये थोड़ा ट्रांस टाइप हो जाएगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? जिसमें कम हिंड्रेंस होती है, तो ट्रांस में कम हिंड्रेंस है तो बी स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन ए स्ट्रक्चर। ओए बोलो यार, ओए बोलो भाई। यस यस और नो? यस। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बनाना आप लोग बाद में, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन कर लो मेरे साथ में। ठीक है, बनाना बनाना बाद में। ठीक है, बताओ इसमें ए ज्यादा स्टेबल या बी ज्यादा स्टेबल, एंड विद रीजन प्लीज। अब देखो, कोई चीज दिखने में अगर थोड़ी सी अतरंगी सी लग रही है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स विल गेट यू ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है ना। Stick to the basic. What is basic? Sir, this is alkene because we are looking at double bond. This is alkene. More the number of alpha hydrogen, more will be the stability. Sir, alpha कम करते हैं यहाँ पे। एक सर alpha इसमें है, ए वाला है सर, ये 2 अल्फा है, ये 3 अल्फा है, ठीक है। ए वाले में चेक करते हैं सर, एक ये अल्फा है और सर एक ये अल्फा है, राइट। और इसके अलावा कोई और डायरेक्टली नहीं नजर आ रहा है हमको, राइट। सर अब इसके अंदर ना जितने अल्फा है, मतलब सर यहाँ पे आप अल्फा देख रहे हो तो उसमें 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी सर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे सर 3 तो मुझे दिख ही रहे हैं, तो 3 और 2 कितने हो गए सर, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सर अब पड़ोसी पे देखते हैं, सर यहाँ पे 2 होंगे क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे हैं और यहाँ पे 1 होगा। सर यहाँ पे क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सर क्लियरली विनर जो है वो 5 वाला ही है। समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई, यस और नो? यस सर। राइट, आ जाओ। अब ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझे बताओगे, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट आंसर। A is more stable or B is more stable and why? बोलो बेटे जल्दी। A is more stable or B is more stable? So simple it is. सर B. बी। Why B? Because इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सर ये डबल बॉन्ड कार्बन अल्फा, सर ये डबल बॉन्ड कार्बन ये अल्फा, तो सर ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, पड़ोसी कार्बन अल्फा, पड़ोसी कार्बन अल्फा। सर यहाँ 2 होंगे और यहाँ भी 2 होंगे। सर यहाँ पे कितने बन रहे हैं, अल्फा 4 बन रहे हैं। सो क्लियर पिक्चर कौन जितवा रहा है, 5 अल्फा। पर ये सर एक बार आंसर ये नहीं बताओगे है। कि बी वाले स्ट्रक्चर ये में आंसर के 5 अल्फा हाइड्रोजन कैसे हुए? 5 अल्फा कैसे? चलो ठीक है, चलो इंटरप्ट कर दिया तूने, मजा खराब कर दिया क्वेश्चन का। पर 5 पहले इसको गिनवा देते हैं। देख बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्डेड देख कौन सा है, केवल 2 कार्बन, ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो उसके पड़ोसी कार्बन को देख, अल्फा को। अल्फा पे 3 दिख रहे हैं, बोला बोला भी यस और यस नो। सर। और 2 यहाँ दिख रहे हैं, यस सर। 5 हो गए थे, ठीक है। सुनो मेरी बात, आंसर होना चाहिए था 5 वाला, बट आंसर इसके अंदर है 4 वाला। दिस केस इज एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन क्यों आई, ये आप पढ़ के आ रहे हो टॉपिक, आप टॉपिक पढ़ रहे हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। 2 एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन हमने इफेक्ट चेक किया और हमें पता लगा ऐसा, और ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए आई क्योंकि ये रिंग बहुत स्मॉल है। रिंग स्मॉल होने की वजह से डबल बॉन्ड अगर इनसाइड है इसके, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, रिंग स्ट्रेन आ रहा है। मतलब एक तो छोटी रिंग थी, उसमें डबल और घुसा दिया तुमने, अंदर बॉन्ड एक और घुसा दिया, तो यहाँ पे रिंग स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबिलिटी एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाती है। ऑल्दो हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, बट यहाँ पे अनस्टेबलाइजिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि इतनी छोटी रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड आता है तो उसके अंदर स्ट्रेन, स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कोई बोलो यार, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो जी। Yes, sir. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज के लिए क्वेश्चन करते हैं इतना ही, ठीक है। और करेंगे क्वेश्चन बाद में, बट हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और हमको ये पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। और फिलहाल हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है, अच्छा एक टॉपिक रह गया आई थिंक, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का। फटाफट से इसी वीडियो में ही बता देता हूँ वरना रह जाएगी, है ना। एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बस आप देख लो फटाफट से, बस ये मैं दिखा रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और कब काम करेगी, ये भी लिमिटेड जगह पे काम करेगी बहुत ज्यादा, जब आपके पास कुछ ऐसा सा हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अगर आप रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हो तो वो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के अंदर होती है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे फॉरवर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन जो नॉर्मल है वो कार्बन हाइड्रोजन में थी, इसमें क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब सिर्फ क्लोरीन के साथ ही आपने थोड़ा सा इसको कंसिडरेशन में लेना, और ये याद रखना है कि इसका पाई बॉन्ड बैक मार जाएगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे मजबूर कर रहा है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो रिवर्स चक्का चल जाता है इनका।
तो यहाँ पे ये सिर्फ इसी फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट आपको करती हुई मिलेगी, जिसमें आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग 2 और भी खड़े कर सकते हो, अपने आप से कर लेना, अपने आप से कर लेना, कर लोगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई बोलो यार, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरे आप अपने आप से जरूर कर लेना, करना कुछ भी नहीं है, पहले की तरह है। अब पहले ऊपर वाला क्लोरीन लिया है, साइड वाला ले लेना, नीचे वाला ले लेना। ठीक है, चलो जी आज की क्लास में इतना ही। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं